ये गांधी जी की शहादत 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जिसे उपेंद्र महारथी इस अद्भुत पेंटिंग में उकेरा है इसको। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। महात्मा गांधी को महज जयंती और पुण्यतिथि तक सीमित कर दिया गया है। गांधी अब दिवस भर रह गए हैं। नोट में है गांधी, वोट में है गांधी, सियासत में गांधी, शहर का पता बताता गांधी चौक। गांधी की मूर्ति ऊंची बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके विचारों को नीचा दिखाने की होड़ है। गांधी के बताए रास्ते पर चलना कठिन है, इसलिए हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसी का नाम महात्मा गांधी मार्ग रख दिया है। गांधी का रास्ता क्या है? क्या ऐसा कोई रास्ता है भी? भारत विभाजन पर हो रहे खून खराबे को देखकर गांधी जी के मन में कई शक पैदा हुए थे। सबसे बड़ा शक यह था कि जिन लाखों लोगों को वे अपना अनुयायी मानते आए थे, वे वास्तव में किसी और के अनुयायी निकले। शक क्या, विश्वास हो चला था उन्हें। गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेक्स को भी सार्वजनिक बना दिया था। अतएव अपने इस भ्रम भंग को उन्होंने छुपाया नहीं, सार्वजनिक रूप से और बार बार बताने लगे। इतने बड़े पैमाने पर किए गए प्रयोग को विफल मानते हुए वे कहते थे, दुनिया भर में कोई गांधीवादी है तो वह मैं हूँ। जैसे आज तक ईसाई एक ही पैदा हुआ है, उसका नाम था ईसा मसीह। सभी महापुरुष कुछ न कुछ झूठ जरूर बोलते हैं। गांधी जी रहे होंगे एकमात्र गांधीवादी, लेकिन गांधी का रास्ता नाम की कोई चीज़ जरूर है। नहीं तो खुद गांधी जी किस रास्ते पर चल रहे थे? लाखों बार दोहराए गए को एक बार और दोहराते हुए मैं कहता हूँ, इस राहगीर के दो पैर थे, सत्य और अहिंसा। जमीन पर दोनों पैर एक साथ उठाने वाला आदमी गिर जाएगा, पर चेतना के धरातल पर सिर्फ एक पैर उठाया गया तब भी आदमी गिर जाएगा। गांधी जी ताउम्र उस रास्ते पर चलते रहे जहां गिरना मना था। 18 फरवरी 1940 को गांधी विचारधारा के अंश में अहिंसा बनाम स्वाभिमान के सवाल पर कहा गया है कि दो विद्यार्थियों की सिनेमा की सीट पर गोरे सिपाहियों ने जबरन कब्जा कर लिया। मैनेजर उनसे दब गया। छावनी के अफसर ने जगह खाली कराई। लड़कों का सवाल है कि स्वाभिमान के लिए यदि मारपीट करते तो अहिंसा का पालन कैसे करते। गांधी जी लिखते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि इस पहेली को हल करना मुश्किल है। ऐसी स्थिति का अहिंसक तरीके से मुकाबला करने के दो उपाय हैं। पहला यह है कि जब तक जगह खाली ना हो अपनी बात पर मजबूती से अड़े रहना। दूसरा यह है कि जगह छीन लेने वालों के सामने जानबूझकर इस तरह से खड़े हो जाना कि उन्हें तमाशा दिखाई ना दे। दोनों सूरत में आपकी पिटाई होने का जोखिम है। मुझे अपने उत्तर से संतोष नहीं है, मगर हम जिस विशेष परिस्थिति में हैं उससे इससे काम चल जाएगा। बेशक आदर्श जवाब यह है कि निजी अधिकार छीन जाने की हम परवाह ना करें, बल्कि छीनने वाले को हम समझाएं। वे हमारी ना सुने तो संबंधित अधिकारियों से शिकायत करें, और वहाँ भी न्याय ना मिले तो मामला ऊंची से ऊंची अदालत में ले जाए। यह कानून का रास्ता है। समाज की अहिंसात्मक कल्पना में इसकी मनाही नहीं है। कानून को अपने हाथ में ना लेना असल में अहिंसक मार्ग ही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी के सामने शहरी अभिजात वर्ग के अभियान को एक जन आंदोलन में बदलने की चुनौती थी। तब तक अंग्रेज कांग्रेस को आसानी से यह कहकर खारिज कर देते थे कि यह वकीलों और अंग्रेजी बोलने वालों का एक मोर्चा है जो अपने लिए कुछ सुविधाओं की जुगाड़ करते रहता है। इसके लिए गांधी ने कांग्रेस को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया जैसी अन्य जन भाषाओं में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा काम, उन्होंने संगठन से दूर रखे गए किसान और स्त्री जैसे तबके को कांग्रेस से जोड़ने का किया। तीसरा, उन्होंने अस्पृश्यता मिटाने और हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने के लिए किया, ताकि कांग्रेस पर ब्राह्मण और बनिया की पार्टी होने का आरोप हटाया जा सके। चौथा काम, उन्होंने दूसरी कतार के नेताओं को तैयार करने का किया, जो उनके नेतृत्व में पार्टी का सामाजिक आधार बढ़ाने का काम करे। इनमें से तीसरी महत्वाकांक्षा यानी अस्पृश्यता और हिंदू मुस्लिम एकता को छोड़कर
गांधी बाकी सभी में फिलहाल और एक हद तक सफल रहे। गांधी ने मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी जैसी औपनिवेशिक प्रांतीय श्रेणियों को भाषा के आधार पर गठित कांग्रेस की इकाइयों से बेकार कर दिया। 1920 और 1930 के दशक में अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में प्रकाशित अखबारों और पत्रिकाओं ने राष्ट्रवादी संदेश दिया। दरअसल गांधी ने अमर्त्य सेन से बहुत पहले जान लिया था कि एक व्यक्ति की कई अस्मिताएं होती है। किसी के बंगाली, भारतीय, कन्नड़ और पंजाबी सभी एक साथ होने में कोई विसंगति नहीं है। स्वाधीनता संग्राम में ग्रामीण जनता का समावेश गांधी ने किया। यहाँ देसी भाषा में काम करने से उन्हें मदद मिली। इसी तरह उनकी वेशभूषा, पगड़ी और सूट पहनने वाले पहले की पीढ़ी के नेताओं के मुकाबले किसानों के ज़्यादा करीब थी। 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन और 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने भारी भूमिका निभाई। हालांकि इतिहासकार शाहिद अमीन और डेविड हार्डिसन का मानना है कि किसानों की भागीदारी इसलिए नहीं थी कि उन्हें राष्ट्रवाद के प्रति बड़ा आकर्षण था या उपनिवेशवाद से विकर्षण था। वे कम लागत, ज़्यादा मजदूरी और जंगल व चारागाह जैसे स्थलों पर अपने प्रवेश के लिए लामबंद हुए थे। आधुनिक नारीवादियों की नज़र में गांधी के महिला संबंधी कुछ बयान मुक्तिदायी नहीं दिख सकते। वे गर्भ निरोधक उपायों के विरोध में थे और कार्यस्थल पर महिला की भूमिका के बारे में दुविधाग्रस्त थे, लेकिन उसी के साथ वे महिलाओं के चरित्र और अच्छाई की बड़ी तारीफ करते थे और उन्हें पुरुषों से ज़्यादा साहसी मानते थे। शुरू में वे महिलाओं को सत्याग्रह में भागीदार बनाने में झिझक रहे थे, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजिनी नायडू जैसी स्वतंत्र सोच की महिला सहयोगियों ने उन्हें इसमें रास्ता दिखाया। नतीजतन 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारों महिलाओं ने गिरफ्तारी दी। इसलिए मधु किश्वर ने एक जगह कहा है कि आधुनिक इतिहास के किसी पुरुष के नेतृत्व में हुए आंदोलन के मुकाबले गांधी के नेतृत्व में हुए आंदोलन में ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सेदारी की। इस सिलसिले में वे ज़्यादा आधुनिक कहे जाने वाले लेनिन, माओ, हो ची मिन्ह और मंडेला के मुकाबले स्पष्ट तौर पर ज़्यादा सफल रहे थे। लेकिन गांधी की एक उपलब्धि जिस पर कम ध्यान दिया जाता है वह है अपने अनुयायी तैयार करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। जवाहरलाल नेहरू को युवाओं और पश्चिम तक पहुंचने का काम दिया। सी राजगोपालाचारी को दक्षिण में कांग्रेस को ले जाने का जिम्मा दिया गया और मौलाना आज़ाद को मुसलमानों के बीच कांग्रेस का संदेश पहुंचाने का काम दिया गया। इसी के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए भी महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए। जेबी कृपलानी को खादी केंद्र बनाने का जिम्मा दिया गया। जेसी कुमारप्पा को कृषि अर्थव्यवस्था को बहाल करने का काम और जाकिर हुसैन को शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने का काम दिया गया। लेकिन गांधी की गतिविधियां दलितों और मुसलमानों के मोर्चे पर ज़्यादा सफल नहीं हुई। उनके प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी भीमराव अंबेडकर का कहना था कि निम्न जातियों के प्रति गांधी का रवैया संरक्षणवादी है, ना कि गंभीर। उनके दूसरे मजबूत प्रतिद्वंदी मोहम्मद जिन्ना थे। उनका कहना था कांग्रेस बहुसंख्यक हिंदू हितों का एक उपकरण है। जिन्ना का नज़रिया बाद में इतना हावी हो गया कि कांग्रेस भारत को एकजुट नहीं रख सकी। लेकिन यह गांधी की महानता का ही चरित्र था कि इन चुनौतियों के चलते उन्होंने दलितों और मुसलमानों को भारत का हिस्सा बनाने के लिए अपने प्रयास को दोगुना तेज कर दिया। हालांकि अंबेडकर के तीखे राजनीतिक हमले का गांधी अक्सर शिकार होते रहते थे, लेकिन गांधी ने नेहरू और पटेल को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का कानून मंत्री बनाया जाए। संविधान में दलितों और आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान गांधी के कहने पर ही
शामिल किए गए थे। भारत विभाजन गांधी के विचारों की सबसे विराट पराजय थी। फिर भी कई मायनों में विभाजन के बाद गांधी का सर्वश्रेष्ठ चरित्र उभरकर सामने आया। उन्होंने दंगा रोकने के लिए निजी प्रयास किया और एक हद तक कोलकाता में विवेक की बहाली करने में कामयाब रहे। वे उसी अभियान पर दिल्ली में भी सक्रिय हुए, लेकिन गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी की हत्या का असर ही था कि दंगे बंद हो गए। दंगाइयों ने शर्म महसूस की और अपने हथियार डाल दिए। गांधी के अनुयायी और भारत के पहले प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों से कहा कि हमें हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है। इस तरह मुस्लिम और देश के अन्य अल्पसंख्यकों को न सिर्फ सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में बराबर के अधिकार मिले। भारतीय गणराज्य अनगिनत स्त्रियों और पुरुषों के धैर्यपूर्वक किए गए श्रम का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी भी एक सामूहिक उद्यम रही है, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी अकेले भारतीय थे जिन्होंने हमारी राजनीतिक प्रणाली को लोकतंत्र और बहुलतावाद पर आधारित बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया। अगर गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही ठहर गए होते तो हमारे गणराज्य का स्वरूप इतना लोकतांत्रिक नहीं होता। अंग्रेजी साम्राज्य ने अपना शासन बनाए रखने के लिए भारतीयों को भारत से अलग कर दिया। उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास से दूर कर उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। भारत से जाते समय वे देश की शासन व्यवस्था एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग के हाथों में सौंप दी जो हर स्तर पर अपने को अपने ही लोगों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। गांधी जी इस तथ्य से परिचित थे। उन्होंने देश में राष्ट्र के प्रति समर्पित नेतृत्व का जो वर्ग तैयार किया था, उसमें से अधिकांश उनके दर्शन से अभिभूत और उसे जीवन में उतार चुके थे। 7 दशक पार कर चुकी पीढ़ी ने ऐसे लोगों को देखा है। उनमें से कुछ के लिए यहाँ तक कहा जाता था कि उनकी जीवन शैली में गांधी के सिद्धांतों का स्वयं गांधी जी से अधिक अनुशासन से पालन होता था। ऐसे लोग गांधी के जाने के बाद अपने को अलग थलग महसूस करने लगे और अगले 2-3 दशक तक उन सब ने भारत के विकास की यात्रा में पश्चिम का प्रभाव बुझे मन से देखा। इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित नेतृत्व ही सत्ता में प्रवेश पाने की संभावना से कितना उतावला हो चला था, और यह जानते हुए कि गांधी जी को कितना कष्ट होगा, वे भारत विभाजन तक को तैयार हो गए थे। उन्होंने गांधी जी को दरकिनार कर अपना रास्ता चुन लिया था। 20वीं सदी में भारत तथा भारत के लोगों के हृदय, मस्तिष्क और कौशल को जिस गहराई से गांधी ने समझा था, वैसा शायद ही कोई दूसरा था। गांधी के विचारों को जो स्वीकार्यता भारत और विश्व पटल पर उनके जीवन काल में ही मिली थी, उसमें सेंध लगाने का काम उनके अंतिम वर्षों में भारत में ही प्रारंभ हो गया था। सत्ता के लिए सिद्धांतों की बलि चढ़ाने में अब किसी को कोई हिचक नहीं है। लोक सेवक और स्वार्थ सेवक में अंतर कर पाना कठिन हो गया है। और परिग्रह को अपनाकर क्या कोई लोक सेवक आज किसी भी स्तर पर चयनित प्रतिनिधि बन सकता है? जो बनते हैं उनमें से अधिकांश अपने मतदाताओं के लिए ही अलभ्य हो जाते हैं। इसके बरक्स गांधी ने लिखा था, जिसे अपने त्याग या लोक सेवक या आजीवन सेवक बनने का भान या अभिमान बराबर बना रहता है, वह लोक सेवक होते हुए भी अपनी पामरता का परिचय देता है। उस समय उनके आसपास ऐसे कितने ही लोग उपस्थित थे जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। व्यावहारिक रूप से वे बापू की इस अपेक्षा पर खड़े उतरे थे कि लोक सेवक नम्रता की पराकाष्ठा दिखाएं, शून्य बनकर रहें। उनकी मिठास और नम्रता जनता और साथियों का मन जीत ले। उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा था, निस्वार्थी, विनम्र, प्रामाणिक और चरित्रवान लोक सेवक जनता का प्राण पात्र न बने हो, ऐसा कोई अनुभव नहीं है। उनकी दूरदृष्टि यह स्पष्ट थी कि विकास और प्रगति के मार्ग पर देश तभी आगे बढ़ेगा जब लोक सेवक मुख्य रूप से चयनित जनप्रतिनिधि हर स्तर पर अपनी उद्योग परायणता और समय पालन का गुण श्रद्धा से अपनाएं और सामान्य जन के लिए अनुकरणीय उदाहरण बने। भारत ने गांधी की सीख को भुला दिया।
या यूं कहें कि अपनी नई पीढ़ियों को सिखा नहीं सका। आज जन सामान्य के मूल्यांकन में लोक सेवक अपवाद छोड़कर अहंकार, अभिमान और असीमित संग्रह में लिप्त व्यक्ति हैं। बापू उस अपेक्षा से आज कितने चयनित प्रतिनिधि परिचित होंगे। लोक सेवक अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की इच्छा से इस काम में नहीं आए। गांधी के देश में ही कितने लोक सेवक और चयनित प्रतिनिधि अपरिग्रह के लिए जाने पहचाने जाते हैं। सामान्य जन से पूछिए तो वह यही कहेगा कि सत्ता में पहुंचे जनप्रतिनिधि तो शायद अपवाद छोड़कर अपरिग्रह की अवधारणा से ही अपरिचित लगते हैं। आज ऐसे कितने लोक सेवक होंगे जो बापू की इस कसौटी पर खड़े उतर सकते हैं। अनुभव यह है कि जिस पर विश्वास बैठ चुका है वह लोक सेवक अपने कार्य क्षेत्र में एकाधिकारिता का उपभोग करता है और जनता उनकी हर बात को मानती है। यह किसी का अप्रीति पात्र या ईर्ष्या। यह कैसी विडंबना है कि जनसेवा के नाम पर कितने लोग इस देश में पनपे, सामान्य जन को त्रास देकर अकूत संपत्ति के मालिक बने और उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिला। ऐसे लोगों से यह अपेक्षा करना असंभव है कि जनता की सेवा के लिए अपना धन, सुख, सुविधा त्याग कर जनता सेवा की जिम्मेदारी ले। आज देश को विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यापार तो चाहिए ही, मगर इन सब को आवश्यक रूप से चाहिए गांधी, जो नैतिक आधार, संवेदना और सेवा को हर समय उजागर करता रहे। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।